कि जो इस विषय को व्यावहारिक रूप से लागू कराने में सहयोग कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं इतने विश्वास के साथ कि आपको बहुत मजा आएगा। खेती इतनी रसी पड़ते हैं। उन बच्चों के भोजन की व्यवस्था के लिए मैंने उस 200 एकड़ भूमि में मैं खेती कराता था, जैसी आप सब करते हैं, रासायनिक खेती। मैं भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब कुछ वही करता था जो आप लोग करते हैं। एक दिन एक घटना घटी। दौड़ा दौड़ा एक कर्मचारी खेत से मेरे का विकल्प है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैंने तत्काल कृषि विभाग से जुड़कर वहां शुरू किया। पिट बनवाई, गोबर डाला, जो उसमें केचुआ, अर्थवर्म बाहर से आयात किया जाता वो पाला, उलट पुलट किया, उनको छाना, खेत में डालना शुरू किया। 5 एकड़ से मैंने काम शुरू किया। हमारे पास 180 खेती को किया, तो उसका परिणाम सुनिए क्या हुआ मेरे साथ। पहले साल कुछ नहीं मेरे को मिला, उसमें कीट पतंग खा गए, मैं उसमें उलझा रहा। इतना उसमें खरपतवार पैदा हुआ कि लेबर में जुटा रहा। लेकिन मैंने संकल्प से मैं उल्टा नहीं हटा। अगले साल मैंने फिर उस खेती को किया, जैविक खेती को। मेरे को 50% हाथ लग गया और तीसरे साल लगभग 80% मेरा उत्पादन अनुकूल मेरे को मिला। इस बीच में मेरा इतिहास हुआ अलग से, इनके साथ जो मेरा परिचय हुआ। आप कभी गुरुकुल के खेत में जाएंगे, कुरुक्षेत्र के, यहीं से 4 किलोमीटर दूर है, तो वहां 2 फार्म है हमारे। फार्म क्या, बीच में एक पक्की सड़क है, आधी जमीन इधर और आधी इधर। तो आधी जमीन में तो मैंने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। आधी जमीन कैंथला गांव है हमारे पास में, सरदार गुरदयाल सिंह जो एमपी होते थे उन्हीं का गांव में हमारी जमीन। उन्हीं के गांव के हमारे किसान उस आधी जमीन को हमारे से ठेके पे लेते थे, और वो 25-30 साल से लेते थे। मैं लेता था ठेके, और वो यूं कहते थे जी हमारी जमीन थोड़ी है, पशु पल जाएंगे, आप बच्चों को अनाज मिल जाएगा, ये हमें ठेके में दे दो। मैंने दे दी। अभी 2017 में वही सारे किसान मेरे पास आए कि जी अपने खेत में वापस लो, हम नहीं बोलते। मैं कहा क्या बात भाई, कि जी इसमें कुछ नहीं होता पैदा, ये तो बंजर है। ये कैसे? अरे बीच में सड़क है, इधर हमारी 90 एकड़ जमीन है, इधर ये 100 एकड़ जमीन है, ये इतनी उपजाऊ काम करती, ये बंजर कैसे होगी? जी जाके देख लो, है होता ही कुछ नहीं। तो वाकई उन्होंने छोड़ दिए खेत हमारे उनकी। ये उन दिनों कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे, मेरे परिचय भी थे पुराने। इन्होंने को मैंने समस्या रखी थी, मेरी खेत में कुछ नहीं होता, किसान इसको भी करके देखता। मैंने उन 5 एकड़ में नहीं, नए 5 एकड़ जमीन थी जिसमें जैविक खेती की, उसमें नहीं, नए 5 एकड़ लिए और मैंने प्राकृतिक खेती की, जिसका आज प्रारंभ होने जा रहा है। तो पहले ही साल मैंने पूरी ईमानदारी से उस खेती को किया। मेरा उत्पादन 8-10% कम रहा जो रासायनिक में होता था, 8-10% ही से ज्यादा नहीं। और दूसरे वर्ष मैं बिल्कुल पैरेलल आ गया, और तीसरे वर्ष मेरा इस रासायनिक खेती से ज्यादा उत्पादन शुरू हो गया। आप हमारे खेत में जाकर देख सकते हैं। अब यहां एक नई बात मैं आपके बीच में रखता हूं। आचार्य देवव्रत जी, मेरे साथी हरियाणा के भाई बहनों, आचार्य देवव्रत जी के बोलने के बाद इतना विस्तार से, और वो भी इतने रोचक ढंग से,
मैं समझता हूं कि अगर इनके आज के इस भाषण का रोचक तरीके से विषय के विश्लेषण के बाद भी हमारा कोई किसान बंधु जो इनको सुन रहा है और वो अगर प्राकृतिक खेती पर नहीं आ पाया तो फिर गड़बड़ कहीं ना कहीं जरूर उस खेती या किसान के साथ है क्यों नहीं आ पा रहा। अगर कोई ऐसी समस्या उसको ध्यान में आती हो कि इतना सब होने के बाद भी प्राकृतिक खेती पर हम नहीं आते हैं और कोई प्रशासनिक तौर पर भी उसको कोई कठिनाई लगती है तो आप आधी रात आकर के हमको बता दो और हम इस प्राकृतिक खेती में आपको लाने के लिए हर पूरी मदद करेंगे। आज की ये कार्यशाला, इसमें हमारा कृषि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और जिन भी संस्थाओं ने अथवा व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और साथ ही आचार्य जी का भी मैं आभारी हूं कि जिन्होंने पूरा, क्योंकि राज्यपाल के नाते इनकी व्यस्तता गुजरात में तो है ही है, बहुत प्रदेशों में इनको जाना होता है, हरियाणा के लिए इन्होंने समय दिया है। मैं इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। 2020 हम लोगों ने इसी प्रकार का एक सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में ऐसा एक वातावरण बना था कि हम तुरंत पूरे प्रदेश में इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम करके और अपने किसान जगत को, विशेष तौर पर प्रगतिशील जो किसान हैं, उनको इस रास्ते पर ला करके और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक वातावरण खड़ा करेंगे जिसका लाभ किसान को भी है, जिसका लाभ उपभोक्ता को भी है, जिसका लाभ सरकार को भी है। हरित क्रांति अब उस समय की आवश्यकता थी, 70s में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हम अपने देश की जनता का पेट भी नहीं भर पा रहे थे। उस समय की जो खोज थी, वैज्ञानिक उसमें आगे आए, हरित क्रांति के नाम से उपज को कैसे बढ़ाना है। सब लोगों ने रासायनिक खाद भी स्वीकार किया, सब लोगों ने जितने भी प्रयोग करते हैं, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो बढ़ाई जाए, सफलता मिली। खास करके उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, सारे देश के लोगों का हमने पेट भरने के लिए मेहनत की। लेकिन कई बार कुछ जो अच्छे आविष्कार होते हैं उनके साथ कुछ ऐसी कमियां, बुराइयां, नेगेटिव चीजें, वो आभास उस समय होता तो शायद कोई ना कोई उस समय रास्ता निकालने की भी सोची नहीं होती, नहीं सोचा। लेकिन आज 70s के बाद आज 50 गुजरात प्रदेश के हमारे माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मेरे साथी हरियाणा के हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जी दलाल जी, कुरुक्षेत्र खेती पर भाई बनो आचार्य देवव्रत जी के बोलने के बाद और इतना विस्तार से और वो भी इतने रोचक ढंग से, मैं समझता हूं कि अगर इनके आज के इस भाषण का रोचक तरीके से विषय के विश्लेषण के बाद भी हमारा कोई किसान बंधु जो इनको सुन रहा है और वो अगर प्राकृतिक खेती पर नहीं आ पाया तो फिर गड़बड़ कहीं ना कहीं जरूर उस खेती या किसान के साथ है क्यों नहीं आ पा रहा। अगर कोई ऐसी समस्या उसको ध्यान में आती हो कि इतना सब होने के बाद भी प्राकृतिक खेती पर हम नहीं आते हैं और कोई प्रशासनिक तौर पर भी उसको कोई कठिनाई लगती है तो आप आधी रात आकर के हमको बता दो और हम इस प्राकृतिक खेती में आपको लाने के लिए हर पूरी मदद करेंगे। हमारा कृषि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और जिन भी संस्थाओं ने अथवा व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और साथ ही आचार्य जी का भी मैं आभारी हूं कि जिन्होंने पूरा, क्योंकि राज्यपाल के नाते इनकी व्यस्तता गुजरात में तो है ही है, बहुत प्रदेशों में इनको जाना होता है, हरियाणा के लिए भी इन्होंने समय दिया है। मैं इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
किया था और उस सम्मेलन में ऐसा एक वातावरण बना था कि हम तुरंत पूरे प्रदेश में इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम करके और अपने किसान जगत को विशेष तौर पर प्रगतिशील जो किसान हैं उनको इस रास्ते पर ला करके और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक वातावरण खड़ा करेंगे जिसका लाभ किसान को भी है, जिसका लाभ उपभोक्ता को भी है, जिसका लाभ सरकार को भी है, पूरी प्राणी जगत को है। क्योंकि जिस प्रकार का ये जो हरित क्रांति अब उस समय की आवश्यकता थी, 70s में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हम अपने देश की जनता का पेट भी नहीं भर पा रहे थे। उस समय की जो खोज थी, वैज्ञानिक उसमें आगे आए, हरित क्रांति के नाम से उपज को कैसे बढ़ाना है। सब लोगों ने रासायनिक खाद भी स्वीकार किया, सब लोगों ने जितने भी प्रयोग करते हैं, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो पोटाश है, चाहे वो और भी कोई नए नए बीजों का भी उत्पादन हुआ, कैसे उपज बढ़ाई जाए। एकमात्र उस समय विषय था क्वांटिटी कैसे इसका मात्रा बढ़ाई जाए। सफलता मिली, खास करके उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, सारे देश के लोग आपने पेट भरने के लिए मेहनत की। लेकिन कई बार कुछ जो अच्छे आविष्कार होते हैं उनके साथ कुछ ऐसी कमियां, बुराइयां, नेगेटिव चीजें ये भी जुड़ी होती हैं जिसका पहले आभास नहीं होता। वो आभास उस समय होता तो शायद कोई ना कोई उस समय रास्ता निकालने की भी सोची गई होती, नहीं सोचा। लेकिन आज 70s के बाद, आज 50 साल के बाद 2020-22 में बैठे हैं, आज हमको लगता है कि उस समय कोई ना कोई तरीके में बदल करना चाहिए था। इस प्रकार का अंधाधुंध प्रयोग कीटनाशकों का, रासायनिक खाद का, ये नहीं करना चाहिए था। करते तो किसी और प्रकार से कोई ना कोई उसमें मिक्सिंग करते, कुछ और करते। जैसे खेती के सारे सिस्टम को बिगाड़ चुके, उसका परिणाम क्या हुआ, हमारे शरीर भी बिगड़ गए। शरीर में जहर खाने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और हुई, हमारी प्राचीन काल पद्धति यानी काल में जो इलाज की, चिकित्सा की पद्धति थी वो आयुर्वेद की पद्धति थी। देखिए, मैं आभारी हूँ आचार्य देवव्रत जी का कि जो लगातार न केवल हरियाणा में ही बल्कि जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में, बाद में गुजरात में, और अब तो उनको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सरकारों ने भी प्राकृतिक खेती के बारे में एक अग्रणी प्रणेता के रूप में और एक उत्साहवर्धन के नाते से सब जगह वो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी प्राकृतिक खेती के बारे में, हमने देखा पिछले दिसंबर में पूरा दिन एक दिन इस पर विचार मंथन किया और एक आह्वान किया जनता को, किसानों को खास करके, कि हम रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खाद से जो बनी हमारी खाद है उसका उपयोग करके फसलों को उगाएं, ताकि उसमें जो हमारे उपज है उसके अंदर जो अभी विश्लेषण के माध्यम से पता लगता है कि बहुत से केमिकल उसके अंदर हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो उस केमिकल के कारण से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, शरीर खराब होता है। प्राकृतिक खेती यदि आएगी तो हमारे शरीर का एक प्रकार से नुकसान होना बच जाएगा और प्राकृतिक खेती के कारण से हमारा शरीर स्वस्थ भी होगा। तो इसका आह्वान किया गया है। आज भी इस सेमिनार में आचार्य जी ने एक मार्गदर्शन, सभी लगभग 2000 के आसपास किसान थे जिनका मार्गदर्शन किया, और मैं समझता हूँ इस मुहिम को हम भी चलाएंगे। आज हमने भी प्राकृतिक खेती के लिए अपने बजट में 32 करोड़ रुपए रखा है और उसमें 100 क्लस्टर 25-25 एकड़ के इनको विकसित करेंगे और उस आधार पर हर वर्ष आगे बढ़ते जाएंगे। बजट आज पेश किया आपने, काफ़ी अच्छा बजट है प्रदेश सरकार के लिए, काफ़ी घोषणाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कार्यशाला बनाई जाएंगी इसको लेकर पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में अभी इस अभियान को हम चलाएंगे। हमने इसके लिए बोर्ड की घोषणा की है और एक सेल अलग से विभाग में बनाएंगे। उस बोर्ड में कुछ वैज्ञानिक होंगे, कुछ प्रगतिशील किसान होंगे जो इस विषय पर पहले से काम कर रहे हैं, और उसमें लगातार हम लोग चर्चा करते हुए और किसानों को ट्रेनिंग देंगे, उनका प्रशिक्षण करेंगे। और प्रगतिशील किसान जो अपने बराबर के, अपने जैसे 10 किसान, 5 किसान और बनाएगा, तो उनके लिए हमने एक पुरस्कार की योजना भी बनाई है। जो यूरिया धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं खेतों में, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हमारी उर्वरक शक्ति कमजोर है, उन किसानों के लिए खासतौर पर क्या है? निश्चित रूप से आखिर उनको जब अपील करेंगे और इस बात को समझेंगे
तो यूरिया को और ये जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसी को कम करना है, और उसको कम करेंगे तो लाभ सारे समाज को होगा, उनको भी होगा। अभी तक जो भय बना हुआ है कि ये फसलें कम होंगी, फसल कम नहीं होगी, लेकिन कम भी होगी तो जितना उसका एवरेज उनका जो यील्ड है उसमें अगर कोई हानि होती है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी 3 साल तक।